है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो रुकना नहीं चाहिए। एक मिनट। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके। आप लोगों को कोई जो भी आप लोगों को पेपर दे रहे थे, तो उसमें आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे थे? किसी को कोई इशू आ रहा था क्या? मतलब आपको कैसा फील हो रहा था, क्यों चीजें दिक्कत कर रही थी? हम्म? कुछ ऐसा चीज था किसी का? हाँ बोलो। सर मुझे ये हो रहा था, जब मैं पेपर दे रही थी तो कंफ्यूजन हो जा रही थी मुझे कि अच्छा ये चीज पहले इस चीज में ऐसी थी और इस चीज में ऐसी थी, तो मतलब दो चीजों में मुझे कंफ्यूजन हो जा रही थी। बट तुम्हारा एक्चुअली जिस तरह का पेपर था और जिस तरह का तुम एकदम न्यू हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और पेपर इजी नहीं था। पेपर हम एक्चुअली कठिन क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लोगों को आईएएस के तरीके की चीजें देखना शुरू करो। आसान बना देंगे तो फिर ट्रेनिंग ही इजी हो जाएगी। इसीलिए हम नंबर बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते कि अगर बहुत आती है, आता भी है, लेकिन अगर जो फाइट कर रहा है, बाकी चीजें जो डाउट आ रहा है ना, उस डाउट को अभी पढ़ के रिवीजन से ही क्लियर होगा। पहली बार में तुमने बेहतर करा है। ठीक है, चलो हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं, तब पता चलेगा। तो हम लोगों का जो पेपर था, इस पेपर का से के सहारे हम लोग कुछ ज्योग्राफी की और चीजें सीखेंगे आज। और ये बहुत ही जरूरी है। और आप में से कई लोग अभी से इतना बेहतर मेहनत करिए कि अगली बार जो प्रीलिम्स हो, उसमें आपका कट ऑफ से आराम से 10 क्वेश्चन ज्यादा हो। और बेहतर परफॉर्मेंस करिए, पॉजिटिव थिंकिंग के, और जबरदस्त मेहनत करनी है। चलिए, मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप इन द थर्मोस्फियर। क्या जो उल्का पिंड है वो थर्मोस्फियर में जो है जलते हैं, या किसी और स्फीयर में जलते हैं? मेसोस्फेयर में। थोड़ा सा जो लोग थोड़े पुराने हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, प्लीज नए लोगों को थोड़ा मौका दीजिए बोलने का। उसके बाद जब कोई ना बताए देन आप बताइए, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो जो मीटियोर्स हैं वो किस में जलते हैं? मेसोस्फियर में। इट्स गुड। आइनोस्फियर क्या थर्मोस्फियर का पार्ट है? यस सर। ओके, गुड। अब हम लोग इसमें पता तो केवल दो इसमें आंसर सही है। इसमें दो क्वेश्चंस थोड़े गलत हो गए थे, उसको सही किया है मैंने। नंबर नहीं बढ़ पाया क्योंकि ये जिसने बनाया था उसके में एक दिक्कत थोड़ी सी रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? कौन कौन से पेड़ देखोगे? रबड़ का पेड़ मिलता है, सिंकोना का मिलता है, सिंकोना बताया भी था, मलेरिया का दवाई बनता है उसकी छाल से। रोजवुड मिलता है, इबोनी और महोगनी, ये सारे के सारे पेड़ जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी से ही आप लोग देख लीजिए, आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पीसीएस में भी, आईएएस में भी। ठीक, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पांचों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन यूरोप। यूरोप में क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं? नो सर। नहीं पाए जाते। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है कॉन्गो बेसिन में, अफ्रीका के। सही जवाब है। आइए हम आपको एक चीज दिखाते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, जरा गूगल अर्थ खुल जाए थोड़ा। ये गूगल अर्थ दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ये आपको इक्वेटर दिख रहा होगा। ठीक, और सेकेंड हम यूरोप के पास आते हैं। तो ये इक्वेटर पर आप लोगों को सब लाइंस भी दिख रही हैं। तो नीचे आप देखोगे कि ये जो 30 डिग्री की लाइन है, ये जो पीली वाली लाइन है सबसे ऊपर, ये पीली वाली जो लाइन है, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब आप देखिए कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है। ठीक है, तो क्या यूरोप ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है?
इसके लिए हमें यूरोप के लॉन्गिट्यूड, ये हम इसलिए इससे पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इजीली सब याद होता चला जाए। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यूरोप से गुजरती ही नहीं है, गुजरती है? नहीं गुजरती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे से है और यूरोप ऊपर है, तो यूरोप पूरा का पूरा मैक्सिमम किस रेंज में है? टेम्परेट रेंज। ये आपको दिख रहा है 60 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड, और ये आपको दिख रहा है नीचे आपका 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड। इसके बीच में है पूरा यूरोप मैक्सिमम एरिया, है कि नहीं? बोलिए। यस सर। 30 डिग्री, तो ये कौन सा रीजन है? टेम्परेट रीजन। क्या ये रीजन ट्रॉपिकल है? नहीं, ये शीतोष्ण रीजन है, टेम्परेट रीजन है। कुछ लैटिट्यूड आपको याद रखने हैं, जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, अब इसमें से 0 डिग्री लैटिट्यूड जब भी आपको याद आए, आपको याद रखना है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के साथ कौन सी वो है, क्या नाम है, प्रेशर आएगा? लो प्रेशर। और 30 डिग्री के साथ क्या एसोसिएटेड है? हाई प्रेशर। फिर 60 डिग्री के साथ क्या एसोसिएटेड है? लो प्रेशर। और फिर 90 डिग्री के साथ हाई प्रेशर। तो ये एक आपको याद रखना, इससे फायदा होगा अभी हम लोग विंड जब देखेंगे तो। ठीक है, तो 0 डिग्री के साथ आपका लो प्रेशर, 30 डिग्री पर हाई प्रेशर, 60 डिग्री पर लो प्रेशर और पोल पर हाई प्रेशर। तो लो हाई लो हाई, ये आपको एकदम याद रख लेना है। इसी तरह नीचे लो हाई लो हाई। इससे क्या होगा, जो विंड का पैटर्न होगा वो बनाने में आसान होगा। बाद में बताएंगे कैसे क्या होता है, पहले अभी स्टार्टिंग के लिए ये सब चीजें याद करते चलो। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल रीजन में है ही नहीं। तो यूरोप जब ट्रॉपिकल रीजन में है ही नहीं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो ठंडा इलाका है, तो उष्णकटिबंधीय तो ऐसे नहीं पाए जाएंगे, तो गलत है। लेकिन जो कॉन्गो बेसिन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सेम थिंग कि हम देख चेक करते हैं क्या साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी ट्रॉपिकल रीजन में है? क्या साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल रीजन में है? 30 डिग्री से के अंदर आता है, 23 डिग्री। तुम देखो है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है कि नहीं? ये जो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है ये वाला, ये ट्रॉपिकल रीजन के नीचे है, तो कौन से रीजन में आ गया? टेम्परेट। टेम्परेट। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के नीचे जो है वो आ गया टेम्परेट। तो ये कौन सा होगा? ट्रॉपिकल तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा? ये टेम्परेट एवरग्रीन का फॉरेस्ट है, यहाँ पे डेसिडुअस है। टेम्परेट अभी चेक करते हैं यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर साइड में एवरग्रीन है। हाँ, सबसे नीचे एवरग्रीन है, उसके ऊपर टेम्परेट डेसिडुअस है। एक मिनट, ये देखिए ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो आपका टेम्परेट एवरग्रीन यहाँ था, ये ब्राजील में था, साउथ चाइना में था, यहाँ न्यूजीलैंड था, यहाँ पर आपका टेम्परेट डेसिडुअस था। थोड़ा बहुत आपको टेम्परेट एवरग्रीन मिलेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके ही पैरेलल में आपको साइट में मिलेगा, जहां से ब्राजील के पैरेलल में। तो ये टेम्परेट डेसिडुअस ही होगा वहां पे। अरे ये कहाँ चला गया? एक मिनट यार। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक? टेम्परेट ये वाला था। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं? हाँ, सेंट्रल अमेरिका में वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका किधर है? सेंट्रल अमेरिका आप देखोगे तो सेंट्रल अमेरिका एकदम इसके, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के सीध में चलते चले जाओ, आपको सेंट्रल अमेरिका देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन में है, ये वाला सेंट्रल अमेरिका। यस सर। तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाएगा, क्योंकि इसके थोड़ा ऊपर है ना, तो यहाँ पर वर्षा थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, मैपिंग किनारे किनारे पाया जाता था पूर्व में। कहाँ पे? सर मिडिल अमेरिका में। बताया तो नहीं वही, वहाँ ट्रॉपिकल, कुछ कह रहा है क्या? ट्रॉपिकल डेसिडुअस एवरग्रीन पाया जाता है।
एवरग्रीन भी पाया जाएगा और ट्रॉपिकल डेसिडिवस भी। जहां एवरग्रीन पाया जाएगा उसके साथ साथ अब एकदम इक्वेटर को छोड़ दो तो उसके ऊपर जाओगे तो एवरग्रीन भी पाया जाएगा। कुछ इलाकों में बारिश कम होगी, वहां पर डेसिडिवस, एवरग्रीन और डेसिडिवस साथ साथ चलते हैं। एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडिवस दो होता है। एक होता है सदाबहार कि लगातार बारिश हो रही, हर दिन हो रही है। एक होता है मॉइस्ट डेसिडिवस कि वो नम है, पर्णपाती है लेकिन नमी ज्यादा है। और एक होता है ड्राई डेसिडिवस कि एकदम सूखा है, ज्यादा पानी कम बरसता है इसकी तुलना में। तो जहां एवरग्रीन पाया जाएगा एकदम इक्वेटर के ऊपर के इलाकों में, उसके थोड़े से अगल बगल तुमको मॉइस्ट डेसिडिवस भी पाया जाएगा, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा होती है, कुछ इलाकों में बारिश कम होती जाती है। ठीक है, तो सर मॉइस्ट, हाँ जो ट्रॉपिकल रीजन है वो मोस्ट कॉमनली 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है ना? हाँ, वो उसको इक्वेटोरियल रीजन मेनली बोलते हैं। और जो ट्रॉपिकल रीजन है, देखो यहाँ पर क्या है, किधर है, ये है तुम्हारा इक्वेटर। देखो जो एकदम कोर इक्वेटर का रीजन होगा, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। इक्वेटोरियल रीजन इसको बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल का ही एक पार्ट है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये ट्रॉपिकल के पार्ट होते हैं। इसके ऊपर थोड़ा चले जाओगे, यहाँ से शुरुआत हो जाता है थोड़ा सा ऊपर के पास से, और इसकी बाउंड्री से सब ट्रॉपिकल शुरू हो जाता है, जो कि 30 डिग्री तक चलता है। और 30 डिग्री के बाद टेम्परेट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास के बाउंड्री से आपका 30 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल शुरू होता है। और बहुत छोटा ये बेल्ट है सब ट्रॉपिकल का। तो एक्चुअली थोड़ा सा जहां पर बारिश कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, वहां पर जो, सॉरी, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता जाता है, सबसे पहले ट्रॉपिकल है ज्यादा टेम्परेचर, और ऊपर जाओगे सब ट्रॉपिकल आएगा। सब ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट, जहां पर दोनों लक्षण पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल में थोड़ा टेम्परेट का भी लक्षण पाया जाता है, थोड़ा ट्रॉपिकल का भी लक्षण पाया जाता है। ठीक है, ओके समझ में सर। आया? ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो ये देखिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए कि अगर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रल अमेरिका में। अब आता है टेम्परेट एवरग्रीन जो होते हैं वो ईस्टर्न मार्जिन पर होते हैं कि वेस्टर्न मार्जिन पर होते हैं। ये पॉइंट एकदम दिमाग में छाप लीजिए। टेम्परेट एवरग्रीन कहाँ होते हैं? ईस्टर्न। के ईस्टर्न मार्जिन पे। अभी भी दिखाया था आपको मैप में कि इधर तुम्हारा यूएसए था, तो यूएसए के इधर साइड था। फिर जो है आपका वो था, क्या नाम है, चाइना था, तो चाइना के भी ईस्ट में था। ब्राजील था, तो ब्राजील के भी ईस्ट में था। और इधर न्यूजीलैंड अगर देखोगे एरिया, तो वो सब भी ईस्ट में ही था। तो किधर पाया जाता है कॉमनली? ईस्टर्न मार्जिन में। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा। तो टेम्परेट एवरग्रीन हमेशा, देखो कितना कॉमन सेंस है। पहले तुमको कीवर्ड क्या पकड़ना है, जैसे कि टेम्परेट आया और साथ में एवरग्रीन आया, तो आपको क्या याद रखना है, ईस्टर्न मार्जिन। अब आप एक बात बताइए कि टेम्परेट रीजन कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड के बीच होता है? 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ। 60 डिग्री। ठीक है, इसके बीच होता है। तो इसका मतलब टेम्परेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होगा इन्हीं दोनों के बीच होगा। और किधर होगा? ईस्टर्न साइड। तो आपको कंट्री भी पता चलती जाएगी, तो कौन सी कंट्री में हो सकता है। ठीक है, तो यूएसए में हो सकता है। और शुरुआती, आज बताओ, 30 डिग्री नॉर्थ के शुरुआती, जैसे 30 से 60 के बीच में जाएंगे, यहाँ पे हो गया 30 और इधर हो गया 60। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो शुरुआती दौर में क्या होगा, एवरग्रीन। और ऊपर जाओगे तो डेसिडिवस। ठीक है, तो शुरुआत में एवरग्रीन होता है और नीचे जाते हो तो डेसिडिवस होता है। ठीक, अब जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, चूंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो पानी मिल रहा है। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, बताओ, जहां ट्रॉपिकल एरिया या सब ट्रॉपिकल एरिया खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है कि नहीं शुरू होता है, ईस्टर्न मार्जिन में? बताइए। अभी बताया मैंने 30 डिग्री के पास ही होगा, बताया कि नहीं? ये 30 डिग्री है जहां से टेम्परेट रीजन शुरू हो रहा है, उसी के ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेट एवरग्रीन होता है। तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी कि कम होगी, ऊपर की तुलना में? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ थोड़े बहुत, अब बारिश भी हो रही है, गर्मी में ठीक ठाक है, तो हार्डवुड पाए जाएंगे कि नहीं, कि केवल सॉफ्टवुड पाए जाएंगे? दोनों अब पाए जाएंगे सर। दोनों पाए जाएंगे। तो सॉफ्टवुड केवल पाए जाएंगे ऐसा नहीं है, हार्डवुड भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, ट्रॉपिक के एरिया के कंपेरिजन में करोगे तो नहीं, क्योंकि उसके पास तो भरपूर ऊर्जा है, पानी है, सब कुछ है।
कंसीडर द फॉलो, मेडिटेरियन जो वेजिटेशन है उसके हिसाब से तो ये साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बताया ही था तुम लोग को कि साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागर जहाँ पर्थ है, अभी हम आपको थोड़ा सा साउथ है, हम इसलिए इसको, ये क्लास बहुत ही ज्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही करना होता है और इसी बहाने हम थोड़ा दुनिया घूम लेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो आपके हम लोग ऊपर आ गए, ये हो गया साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है यहाँ पर भूमध्य सागरीय, क्योंकि वेस्ट में है, और इधर ईस्ट में अगर आओगे तो यहाँ पर आपका क्या मिलना चाहिए, टेम्परेट एवरग्रीन, क्योंकि 30 डिग्री के जस्ट पास है, या टेम्परेट डेसिडुअस। यहाँ पर जो है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है पश्चिमी इलाकों में, कॉन्टिनेंट। तो यहीं पर एक जगह है पर्थ। पर्थ सुना है आपने कभी नाम? क्रिकेट विकेट जो देखते होंगे वो लोग जानते होंगे पर्थ को। दिख रहा है पर्थ आप लोगों को? दिखना शुरू हुआ? दिस इज पर्थ। ये भी रसी, और ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ये खनिज के लिए, खासकर सोने के लिए, लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कालगुरली, कुलगार्डी नाम की खानें पाई जाती हैं सोने की, जो हम आगे पढ़ाएंगे। और यहीं पर आयरन के लिए पिलबरा क्षेत्र भी पाया जाता है, और वहां पर कुछ माइंस भी पाई जाती हैं जो आगे भी 8th की क्लास में भी देखने को मिलेगा और ऐसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर कैसी कैसी वो पाई जा रही है, भूमध्य सागरी। और भूमध्य सागरी जो जलवायु होती है वो किसके लिए अच्छी होती है, किस तरह की रसीले फलों की। सिट्रस फ्रूट्स। हाँ, तो सिट्रस फ्रूट। सर यहाँ पे जो आप खट्टे फलों दे दिए हैं, क्या सर ये गलत है? इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है ट्रांसलेशन में। तो सर यूपीएससी मैंने यही दिक्कत है सर जी, मेरा यही गलत हो गया था। वही तो बोल रहे हैं, यूपीएससी जब तुम्हारा जो है ट्रांसलेशन में इधर उधर कर देती है, बिकॉज इट्स नॉट एकदम वो चीजें करना ह्यूमन के उसमें हो जाता है, तुमको ऊपर पढ़ना चाहिए। तो रसीले फल खट्टे नहीं होते? कैसे सर होते होते हैं लेकिन रसीले फल के चक्कर में, और यार खट्टे फल ट्रांसलेशन लेवल है, आप यहाँ से यहाँ फिर आपने वहाँ पे मेंशन भी तो किया था कि सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे ऑलिव्स हो गया और ये सब हो गया, संतरा और ये सब। नहीं तो खट्टे भी तो होते हैं, सिट्रस फल कैसे होते हैं, खट्टे ही होते हैं। हाँ वही सर आपने मेंशन किया था। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु, कुछ कीवर्ड अपने दिमाग में फिट करते जाइए। भूमध्य सागरीय जलवायु आपके दिमाग में आए तो गर्मी कैसी होनी चाहिए, सूखी या गीली? सूखी। तो भूमध्य सागर में गर्मी सूखी होती है, और विंटर कैसा होगा, वो रेनी होगा, वर्षा होगी। हाँ, वो वहां पर वर्षा होगी। तो वहां जाड़े में वर्षा होती है। आपको एक चीज थोड़ा दिखा दें, थोड़ी सी क्लास आपको वो करिएगा। देखिए यहाँ पर आप एक पॉइंट देखिए ध्यान से, ये 30 डिग्री का है लैटिट्यूड, 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है यहाँ पे। अब बताइए कि जो गर्मी है, गर्मी के समय में जो सूरज देवता होते हैं वो किधर साइड होते हैं? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। तो जो सूरज देवता के साथ गर्मी किधर साइड आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जो 30 डिग्री नॉर्थ की तुम्हारी जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो भी तो थोड़ा ऊपर खिसकेगी, खिसकेगी नहीं खिसकेगी, बताओ? यस सर। देवता के साथ जो प्रेशर बेल्ट होती है, जो हाई प्रेशर हमने बताया था, वो 30 डिग्री नॉर्थ भी जाड़े में क्या होती, गर्मी में क्या होती, ऊपर खिसकती है। तो एक चीज सोचो कि जो 30 डिग्री नॉर्थ की हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से हवा चलेगी तो इधर जाएगी, वो बीचों बीच से गुजर रही है, तो उस समय बारिश नहीं करेगी क्योंकि जमीन से चल रही है, ऐसे जा रही है। जनरली बारिश नहीं करेगी क्योंकि ऊपर खसक गई है। अब देखना जाड़े के दिनों में क्या होता है, ध्यान से देखना इसको। जाड़े के दिनों में सूरज देवता किधर जाएंगे, नीचे की तरफ। तो जो 30 डिग्री की जो बेल्ट है वो किधर जाएगी, नीचे की तरफ, और थोड़ा नीचे ही जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, नीचे जब जाएगी, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट यार। हाँ, तो जैसे कि नीचे चली गई 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, तो एक बात देखो कि ये हाई प्रेशर बेल्ट ऑलमोस्ट यहाँ हो गया ऐसे करके,
तो अब बताओ, और लो प्रेशर बेल्ट उधर 60 डिग्री, 60 डिग्री भी खसक के थोड़ा नीचे आ गया। अब जो हवा चलेगी वो ऐसे चलेगी। अब आपको दिख रहा है भूमध्य सागर से पानी लेके क्या करेगी, बारिश करेगी कि नहीं वर्षा करेगी करेगी। जाड़े में? क्या होगा यहाँ पे, हर जगह पर बारिश होगी, इधर भी बारिश होगी। तो इसलिए यहाँ जाड़ों में बारिश होती है, ठीक है, गर्मी में नहीं होती। क्योंकि गर्मी में जो प्रेशर बेल्ट जो हमने 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, वो स्थिर नहीं रहता, वो सूरज की मूवमेंट के साथ गर्मी भी शिफ्ट होती रहती है। तो 0 डिग्री बेल्ट भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाते हैं सूरज भगवान कब, जुलाई उसमें जून में, ठीक है। तो याद रखना, भूमध्य सागर जब भी सुनाई दे, दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि जाड़े में वर्षा होती है। अब देखो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं, टैगा बोला जाता है इनको, बिल्कुल सही है। ये किसके ऊपर पाए जाते हैं, कितने डिग्री के ऊपर? 50 डिग्री से 50 से 70 डिग्री यस नॉर्थ। 70 नॉर्थ। यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और क्या ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं? नो सर। नो सर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि जमीन ही नहीं है वहां पे। चिर सर पाइन मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, सर जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ऊंचे माउंटेन वगैरह हैं, जैसे कांकागुआ और वो वहां पाया कौन सा जाएगा, है, वहां पाया जाएगा। तो सर फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कॉनिक, देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है कि जो हम यहाँ पर जीएस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये हाई एल्टीट्यूड नीचे दिया है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो लैटिट्यूड के परिप्रेक्ष्य में है, कि लैटिट्यूडाइनल वे में जो है तुम्हारा ये नहीं पाया जाते नीचे, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्टीट्यूड वाला अलग लेवल पे माना जाता है कि देखो इसके नीचे ही ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि ये फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड पर भी पाए जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई के साथ वो अलग चीजें, वही सेम कंडीशन मिलती है। तो साउदर्न सर हेमिस्फीयर। इसीलिए मेरा गलत हो गया। और एक चीज देखो ध्यान से, हाँ वो थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर इसको लैटिट्यूड के परिप्रेक्ष्य में देखोगे, तुमको कॉमन सेंस हम पढ़ाए भी थे, क्लास में ही बताए थे ना ये बात। यस साउदर्न सर। हेमिस्फीयर में टाइगर नहीं पाया जाएगा, एग्जैक्ट वर्ड बोला था मैंने, और ये स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है जगह जगह। चिर पाइन और सर सिद्धार्थ। आपने बोला था, पर मैंने सोचा कि ऊपर पाया जाएगा तो इसलिए मैंने ठीक है, टिक कर लेकिन दिया। देखो कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड भी समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। चिर पाइन और केदार जो है और इम्पोर्टेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज इन ट्रीज, बिल्कुल सही है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी सेम उसी तरह वेजिटेशन बढ़ता है जैसे कि लैटिट्यूड में बढ़ता है। अब देखिए जो इकोसिस्टम होता है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का, बिल्कुल सही बात है। कि देखो इकोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज इकोलॉजी, कोई बता सकता है इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। was a study of ecosystem and the हाँ, related तुम्हारा interaction. जो इकोसिस्टम, जो तुम्हारा अलग अलग जो बीइंग, देखो किसी भी पर्यावरण में जो जीवित निर्जीव आपस में जो इंटरैक्ट करते हैं, इसी की स्टडी क्या कहती है, इकोलॉजी, ठीक है। कैसे हम हमारा जो ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड का, या कैसे फूड चेन, खाना एक से ज्यादा, इसी की अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। और इस अध्ययन का शुरुआत कहाँ से होता है, पहले सिस्टम बनेगा तभी तो हम अध्ययन करेंगे। तो सिस्टम बनता किसमें है, इकोसिस्टम। ये किसका अध्ययन है, सिस्टम का। कौन से सिस्टम का, जिसमें ट्रांसफर हो रहा है। और सिस्टम बने, शुरुआत कहाँ से हो रही है, इकोसिस्टम से। जब पहला सिस्टम बनता है जहां पर हम जैसे कि तुम्हारा पेड़ पौधों ने खाना बनाया, उसको खाया हमने, हमारा जो वो हुआ मृत्यु हुई या कुछ भी हुआ, तो हमारा जो एनिमल जो जितने भी हमारे अमाउंट्स थे वापस मिल गए। तो ये जो निर्भरता एक सिस्टम बनता है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इसी की स्टडी इकोलॉजी है। तो ये उसका फंक्शनल यूनिट है कि नहीं, ये होगा ही नहीं तो इकोलॉजी पढ़ेगा क्या, है कि नहीं। तो यहीं से इकोलॉजी बनती है, इसी का अध्ययन होता है। और इसको एजी टांसले नाम के व्यक्ति ने पहली बार कॉइन किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लानोस एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। लानोस कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल। तो लानोस क्या है, लानोस South America. हाँ ट्रॉपिकल है।
ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। देखिए हम दिखते हैं, कहीं दिख जाए, हाँ ये देखिए, ये लानोस है, दिख रहा है आपको, ये वेनेजुएला में पाया जा रहा है। और ये जो वेनेजुएला है ये किस एरिया में है, क्योंकि यहीं बगल से इक्वेटर जा रहा है तो इतना दूर तो ट्रॉपिकल ही होगा, और इधर भी इक्वेटर जा रहा है तो कैंपोस भी ट्रॉपिकल है। कैंपोस कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में। तो लानोस और कैंपोस क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ना कि टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, अरे गड़बड़ हो गई, बोल रहा हूँ बंद जा रहा है, 1 मिनट। तो और कैंपोस भी क्या है, ट्रॉपिकल, तो दूसरा सही है और पहला गलत। पंपास जो है एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो पंपास कहाँ पाया जाता है, पंपास जो है ट्रॉपिक के बाहर पाया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड है पंपास। ये देखिए, ये नीचे दिख रहा है आपको, दिस इज पंपास। तो पंपास एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, और ये यहाँ पर अर्जेंटीना है, यहाँ पर उरुग्वे है, और यहाँ पर ब्राजील है। तो ये अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे, तो 3 देशों से, पराग्वे से होकर नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आपको, 3 देशों से होकर जाता है, अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे। यहाँ 2 स्टेटमेंट गलत है इस वाले में। एक तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ना होकर टेम्परेट है, ठंड शीतोष्ण कटिबंधीय है, और दूसरा ये अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे में नहीं, उरुग्वे में फैला हुआ है। ठीक है, और वेल्ड जो है ये कैसा है, ये भी टेम्परेट है, ठंडे में है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ठंडे में पाया, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे, गलत थे। क्या सारा का सारा टुंड्रा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सही बात है। वॉलरस जो है वो एनिमल है टुंड्रा बायोम का, ये भी सही बात है। जूस जो है, जो चिड़ियाघर होते हैं, वो प्रकृति बनाती है कि हम लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हम हैं। लोग बनाते हैं। आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, सही बात है। टाइगा जो है वो जमीन पर है कि समंदर पे है, टाइगा जमीन पर है, तो कैसा इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र है, तो दोनों ही सही है, तो गलत क्या है, कोई नहीं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट जो है सबसे पतली है, सही बात है। यस सर। जो तुम्हारा ओशियनिक क्रस्ट है, क्या उसमें केवल सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन वायरन नहीं पाया जाता? आयरन पाया मिलता जाता है है। सर, हाँ, तो आयरन। दूसरा तुम्हारा गलत है, पहला सही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल कहते हैं, सही बात है। ओशियनिक क्रस्ट को सीमा कहते हैं, ये भी सही बात है, दोनों सही है। जो तुम्हारी एक्सक्लूसिव रॉक होती है, जो बाहर आकर बनती है, इग्नियस रॉक, वो उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सही बात है। छोटे। और बसाल्ट क्या है, वो एक एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आता है सेल। सेल क्या है, जो कीचड़ होता है ना, वो जब दब जाता है तो बताया था सेल बनता है, बताया था। तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, सेल इज ए सेडिमेंट्री रॉक, और ये कीचड़ के दबने से बनती है, दोनों ही सही है। फॉसिल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, सही बात है। चार्ट जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ये आपके उसमें नहीं था, तो थोड़ा आप इसको सीख लीजिए। चार्ट क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। नाइट्रस ऑक्साइड प्राइमरी और ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल बताया भी था। और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इनमें से कौन सी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन है ही है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सभी की सभी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है। अर्थक्वेक जो होता है अंदर से होता है, बाहर की फोर्सेस से होता है, अंदर से होता है सर। अंदर से होता है। इंडोजेनिक फोर्सेस पहला गलत है। और जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता नापी जाती है, बिल्कुल। यस सर। तो दूसरा सही गलत, दूसरा सही, पहला गलत। अब जहां भी लो प्रेशर होगा वहां पर क्या, बादल में, बादल कैसे आते हैं, लो प्रेशर हुआ और बादल आता है। अभी हम लोगों का लो प्रेशर कहाँ होता है, जहां गर्मी ज्यादा होती है कि कम,
जहाँ ज्यादा होती है। जहाँ ज्यादा होती है। जब गर्मी होगी तो यहाँ पर जो हवा होगी गर्म होगी, जब ये गर्म होगी हवा तो उठेगी ऊपर, और जितना भी यहाँ वातावरण में जल वाष्प है उनको अपने साथ लेके जाएगी। यहाँ पर गर्म होगा तो जितना भी पानी है वो भाप में बदलेगा और साथ में इस हवा के ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तभी तो वो ठंडा होके बादल का रूप लेगा। बिना ठंडा हुए बादल बन सकता है क्या पानी? तो वो बादल बनेगा, और बादल बनेगा और वहीं पर जैसे कि जब भी आपके यहाँ ठंडा आता है, बारिश होती है तो कब होती है? जब आपकी धरती गर्मी के बाद, जब धरती खूब ज्यादा तप जाती है तो यहाँ ऊपर लो प्रेशर का लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर बनने के साथ जो है हवा यहाँ पर बादल क्रिएट होता है। जहाँ लो प्रेशर होगा वहां पर जनरली बादल होगा, और वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा होगा? वेट होगा। इक्वेटोरियल रीजन में देख लो, पूरा का पूरा रीजन में क्यों बरस रहा है, बारिश क्यों हो रही? क्योंकि लो प्रेशर है, टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, और जहाँ टेम्परेचर हाई वहां लो प्रेशर, और जहाँ टेम्परेचर हाई वहां हवा उठ के ऊपर बादल बनाएगी। और जहाँ हाई प्रेशर है वहां हवा ऊपर उठ रही है कि नीचे जा रही है? नीचे जा रही है, ऊपर उठ रही। नीचे जा रही है, तभी तो हाई प्रेशर है। हवा सब नीचे जाके खड़ी बैठ गई है। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि हवा का दबाव किधर है? प्रेशर कब फील करोगे? जब तुम्हारी तरफ हवा का दबाव होगा तभी तो हाई प्रेशर होगा। और हाई प्रेशर होगा तो फिर बादल कैसे बनेगा? ऊपर उठ ही नहीं रही हवा तो बादल कैसे बनेगा? तो आसमान कैसा दिखेगा? साफ है कि नहीं? जब हवा ऊपर उठेगी तभी तो बादल बनेगा, नहीं तो कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। नीचे आएगी तो गर्म होगा, और जितनी गर्म होगी उतनी हवा के अंदर नमी सोखने की क्षमता बढ़ेगी घटेगी? जब घटेगी। जब बढ़ेगी। तो अच्छा आप बताइए, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति, आप लोग सब लोग गर्मी के दिनों में क्या कोहरा देखते हो? ओस देखते हो? ना होते। नहीं देखते हो, नहीं क्योंकि सर। जो नमी होती है वो पानी अपने हवा अपने अंदर ही रखा रहता है, उसको दिखाता ही नहीं है। वो सोख सकता है, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी वो नमी सोख सकेगा, तो उसके पास कैपेसिटी है। और जैसे ही ठंडी होगी ये जितना पानी उसके अंदर है वो किसमें बदल देगा? पानी में। गर्म होगा तभी तो भाप में रहेगा, गैस की अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही ठंडा होगा तो वापस भाप किसमें बदल जाएगा? पानी में। तो जब ठंडा होगा तभी तो तुमको पानी भाप वो दिखेगा, ओस दिखेगा, कि गर्मी में ओस दिखेगी? गर्मी में तो भाप में बना रहेगा ना अपना, इसलिए पानी में वापस बदलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है आपका है, ये दोनों में इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों ही सही है। ट्रेड विंड वो जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बहती है। तो देखिए ये आपकी पृथ्वी है, इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लो पहले। ये 0 डिग्री का लो प्रेशर बेल्ट है, ये 30 डिग्री का हाई प्रेशर बेल्ट है, ये खसकता रहता है सूरज के उसके साथ। ये 60 डिग्री का लो प्रेशर बेल्ट है, और ये 90 डिग्री का हाई प्रेशर बेल्ट है। सेम नीचे होता है, जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होगा। और ये 90 डिग्री का हाई प्रेशर। अब देखो ये हाई है, ये ले लो है, तो ये जो ट्रेड विंड होती है वो हाई से लो बहती है। अब ये हाई से लो इधर जा रही है, और आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो कितने किधर मुड़ेगी ये? दाईं ओर, राइट मतलब। राइट मुड़ेगी। तो जब हम हमारे सामने कोई चीज होती है तो जो हमारा लेफ्ट होता है वो उसका राइट होता है। तो इधर से आ रही तो ऐसे मुड़ेगी, ऐसे उसका राइट, उधर उसकी तरफ से देखो जिधर से वो मुड़ रही चल रही है। तो ये किधर से? ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और ऊपर नॉर्थ है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट से, और ये साउथ वेस्ट हो गया नीचे भी और ऊपर। तो किधर? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट घूम रही है, इसी को ट्रेड यस विंड सर। कहते हैं। इसी तरह से इधर भी ये बहेगी, और इधर किधर से बह रही है? इधर पूछेगा तो किधर से बह रही है बताइए? साउथ ईस्ट साउदर्न से, हेमिस्फीयर में Southeast। लेफ्ट में। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ। ये सही, ये पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है बताओ? सही पहला है। गलत सही है सर। गलत, क्योंकि वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी तो बह रही है। ये सही कैसे है? क्योंकि इसमें तो केवल लिखा है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तो लिखा नहीं, तो ये गलत क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि मैंने ओनली नहीं लिखा,
ओनली लिखता तब ये गलत हो जाता। ये स्टेटमेंट तो सही है ना कि ट्रेड विंड जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, लेकिन अगर यहीं ओनली लगा दिया जाए तो क्या ये स्टेटमेंट सही रह जाएगा? नो सर, नीचे वाली तो साउथ वाली। केवल ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट नहीं बहती, ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट भी बहती है, इसलिए ओनली लग जाता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। क्योंकि इसमें ओनली नहीं लगा इसलिए ये सही स्टेटमेंट। ट्रेड विंड जो है वो परमानेंट विंड है, बिल्कुल लगातार साल भर बहती है। अब आता है कि मैंने बताया ही कि जो भी हवा है जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना वो अपने अंदर भाप रख सकेगी। इस पॉइंट को भी दिमाग में एकदम बिठा लेना कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा हवा के अंदर गर्मी या भाप को रखने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि तभी तो वो उसको गैस के रूप में रख पाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो उसको पानी में बदलने लगेगा, है ना। तो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना पानी तो वो रख लेगा। तो इसीलिए सोचो कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो साथ में नमी भी हो, पसीना सूखेगा तुम्हारा? नहीं सूखेगा, और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है तब, क्योंकि वो जो वायु है उसमें जो है नमी है और वो और नमी ले नहीं सकती, और जो है तुम्हारा जो है पानी वो पसीना है वो सूख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो नमी लेने को तैयार नहीं। समर इज मोर ह्यूमिड देन विंटर। अब बताओ, गर्मी ज्यादा है तो जितना ज्यादा चलता, गर्मी कब ज्यादा होती है, विंटर में कि समर में? समर में समझ टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर सपोज करो पानी जो है, ये जो हवा थी वो उसकी जो वो थी ह्यूमिडिटी वो 10 ग्राम पानी रख सकती थी अपने पास। तो गर्मी में कितना रख पाएगी? टेम्परेचर बढ़ गया, 40 ग्राम पानी रख सकती है कि नहीं? यस बताओ। सर। तो ह्यूमिड कब ज्यादा होगी? ज्यादा हवा में पानी कब है, गर्मी में कि जाड़े में? गर्मी में। गर्मी में। तो हमने बताया था कि टेम्परेचर के साथ पानी के हवा के पानी रखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो गर्मी जाड़े में जहां वो 10 ग्राम पानी ही रख सकती थी, गर्मी में वही हवा 40 ग्राम तक पानी रख रही है, तो 30 ग्राम पानी और रख ले रही है। और गर्मी बढ़ेगी तो 50 ग्राम तक पानी भी रख लेगी, तो तुम्हारी वो हवा नम ज्यादा होगी, गर्मी की हवा। इसीलिए गर्मियों में देखोगे बहुत ज्यादा पसीना वसीना आता है और जो है वो सूखता भी नहीं है और बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है। तो समर जो है विंटर की तुलना में ज्यादा क्या होता है, ह्यूमिड होता है। अब इसको मिलाइए तो चलिए हम लोग जरा इसको मैप ही देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कहाँ क्यों ये पाई जाती है। तो ये पहले हम लोग कनाडा जाएंगे और वहां ये आपको देखने को मिलेंगी ये झीलें। तो सबसे ऊपर देखिए ये आर्कटिक सर्किल के पास ही है, ये कौन सी लेक? सबसे पहले कौन सी लेक है सबसे ऊपर? ये है ग्रेट भी है। ग्रेट बियर लेक। बियर लेक। ये कनाडा के अंदर सबसे बड़ी, केवल कनाडा के अंदर जो झील है उसमें सबसे बड़ी है। यहाँ पर आप देखिए एक पोर्ट है, पोर्ट रेडियम। यहाँ पर रेडियम ओडियम यूरेनियम वगैरह, कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में बहुत आगे है ना, इस रेडियम में जो है यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो ये लेक प्रदूषित होगी कि नहीं होगी? है। तो ये है तुम्हारी ग्रेट बियर लेक। और नीचे आओ तो एक और लेक आपको दिख रही है, ये है ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, इस लेक का नाम है ग्रेट स्लेव। देखिए दिख रहा है ग्रेट स्लेव लेक नाम। और ये कितने डिग्री आपके लैटिट्यूड के पास है? तो ये आपका 62 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास। फिर नीचे आओगे तो ये जो लेक आपको दिख रही है ये कौन सी लेक है? लेक अथावस्का। और इसी के पास है यूरेनियम सिटी। उधर रेडियम थी, इधर यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी पूछ लेता है किस देश में है? कनाडा में है। ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर जो लेक्स हैं, बहुत सी लेक है वैसे तो, ठीक है। ये आपकी रेंडियर लेक है। वैसे हमने कौन सी पूछी है? विनीपेग लेक। तो हम लोग विनीपेग लेक के ही पास आते हैं तो दिखेगी विनीपेग लेक। ये है तुम्हारी सुपीरियर लेक। तो ये जो लेक देख रहे हो ये विनीपेग लेक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे तो और पता चलेगा। देखिए दिख रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर ऊपर है ग्रेट बियर लेक सबसे नॉर्थ में, उसके नीचे ग्रेट स्लेव लेक, उसके नीचे यहाँ पर विनीपेग लेक और यहाँ पर सुपीरियर लेक। तो नॉर्थ टू साउथ है ये। ठीक है, ये आपका
नॉर्थ टू साउथ है। अब आपका काम क्या है, मैंने पढ़ाया है इसको, आप लोग खुद जाके घूमिए ना, घूमने से क्या दिक्कत है, देखिए कहाँ ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक, पढ़ाई कहाँ है, ये तो घूम रहे हैं ना, तो जाके घूमिएगा इसको। सैलिनिटी क्या होती है, 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक है, उसी को सैलिनिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। डेड सी जो है वो हाईएस्ट सैलाइन लेक है वर्ल्ड की, बिल्कुल सही है। ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। अब ये काम आपका है कि डेड सी आप घूमिएगा, आप लोग घूमिए, घूमने का जितना ज्योग्राफी उतना घूमिए, जितना घूमेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो डेड सी जाइएगा और देखिएगा डेड सी कहाँ है, क्योंकि हर चीज हम नहीं करा सकते, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। लेक वॉन जो है वो टर्की में है, बिल्कुल, और वो सबसे ज्यादा सलाइन लेक दुनिया की मानी जाती है, ये भी सही है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मेजर कॉज ऑफ ओशियनिक वेव, ओशियनिक वेव जो आती है किससे होती है, हवा से आती है ओशियन Yes, में, sir. यस और सर। टाइड होता है वो गुरुत्वाकर्षण से होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसमें गलत पूछा है तो कोई नहीं। जो फुल मून डे होता है और न्यू मून डे होता है तभी तो टाइड हाईएस्ट होते हैं। Yes, sir. फुल मून डे के समय में अर्थ और जो हमारा जो है मून वो सब सीधे होते हैं, और न्यू मून डे के दिन भी यही हाल होता है ना, न्यू मून डे के भी दिन यही होता है, फुल मून डे के दिन भी यही होता है। तो ये सिचुएशन में दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही तरफ लगता है, ऐसे केस को स्प्रिंग टाइड कहते हैं, और इस समय हाई टाइड सबसे अपनी ऊंची अवस्था पर रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर होता है वहां पर मून ये, अर्थ ये और ये सन ये, तो ये राइट एंगल पे होते हैं, तो एक दूसरे की जो गुरुत्वाकर्षण उसको कैंसिल कर देते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और याद रखिएगा इन सब पॉइंट्स को, अभी आगे 11 में फिर आएगा, जितना अच्छे से अभी पढ़ेंगे उतनी चीजें अच्छी लगती जाएंगी और धीमे धीमे सब अच्छा हो जाएगा। अब इसमें करंट में देखते हैं कौन कौन सी करंट गर्म है। तो अलास्का करंट गर्म थी, अलास्का के यस पास सर। गर्म करंट है, गुड। लैब्राडोर ठंडी ठंडी है, करंट, ठंडी गल्फ स्ट्रीम गर्म है, गरम है, गरम अगुलहास गर्म है। अगुलहास कौन से गरम ओशियन में पाई जाती है? सर इंडियन ओशन। अफ्रीका की साइड। हाँ, इंडियन ओशियन। और ओएशियो ठंडी है। तो इसमें 1, 3 एंड 4 ये क्या है आपका वार्म ओशियनिक करेंट्स है, ठीक है। अब इसमें कोल्ड कौन सी है ओशियनिक करंट, तो कोल्ड में कैनरीज कोल्ड है, बिल्कुल। बेंगुला कोल्ड है, ये भी कोल्ड है ब्राजील गर्म है, गरम है। अपूल्ट कोल्ड है, क्यूरोशियो गर्म है। तो ये सारी धाराएं आप लोगों को देखिए, पढ़ाई इसमें सच में कुछ भी नहीं है, केवल घूमना है आपको। जितना मैप पे घूमेंगे, खुद ही ड्रॉ करेंगे, गूगल अर्थ है वहां जाइए देखिए, गूगल मैप पे जाइए देखिए, जगह जगह घूमिए। वाटरफॉल एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, सही है बिल्कुल। और इसमें Yes, ऊपर हार्ड रॉक होती है, नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, बताया था मैंने, तभी तो सॉफ्ट रॉक को सर। काट के बनते हैं। हाँ तो जैसे बोलो। किसी लैंड के पास से ठंडी करंट गुजरती है तो कौन सा डेजर्ट बनेगा, ठंडा या गर्म? डिपेंड करता है कौन से रीजन में है। सर अगर ठंडी वो धारा से नहीं मतलब है। ठंडी धारा से नहीं मतलब है, रीजन पर मतलब होता है। और सूरज की ठंडी धारा तो हाई प्रेशर वहां क्रिएट कर रही है। अब अटाकामा डेजर्ट कैसा है, गर्म की ठंडा, बताओ। ठंडा। हाँ, तो जब वो ट्रॉपिकल रीजन में है तो वो गर्म होगा, और वो टेम्परेट रीजन में है तो ठंडा होगा, यही बात है बस। वाटरफॉल इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म, इतना ठंडा धारा में ठंडा ही नहीं होती है कि पूरा का पूरा लैंड को इतना बड़ा जो है ठंडा कर दे। वो केवल वहाँ हाई प्रेशर, वहां लो प्रेशर क्रिएट नहीं होने देता, वो समंदर के पानी में को ठंडा रखता है, जिससे कि उसके कोस्टल इलाके थोड़े ठंडे रहेंगे, वहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। तो जब लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा तो जो समंदर का पानी है वो गर्म होके ऊपर उठेगा नहीं, तो बादल बनेगा कैसे, है कि नहीं। तो वाटरफॉल जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म है, और ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजल फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में, यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर नहीं है। विक्टोरिया फॉल्स जाम्बेजी नदी पर है, अफ्रीका में, और लोकेटेड है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे। आप में से कितने लोगों ने
जब ये पेपर दिया नए लोगों में से, जाके मैप को देखा है, जाके मैप को देखिए। जब तक आप उस मैप को कई बार देखोगे नहीं, वहां से गुजरोगे नहीं, उन रास्तों को पहचानोगे कैसे? आप वहां जाओ, घूमो, एक टूरिस्ट के रूप में जाओ और घूमो और देखो दुनिया को। बस यही ज्योग्राफी है। लेवीज आर डिपोजिशनल लेटफॉर्म्स, बिल्कुल। लेवीज कैसा बनता है? यहाँ पर जमा कर देती है नदी, ऊंचा उठा देती है। तटबंध कैसे बनता है? विक्षेपण से। और जो है इनसे क्या होता है? यही लेवीज होते हैं जो ऊंचे उठे हुए पार्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है स्टेटमेंट। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? ऑक्सबो लेक प्लेटियों पे बनती है कि मैदानी इलाकों में बनती है? मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में बनती है। और कवर मैदानी लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, याद करना, ये एक आपके लिए जानकारी है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये जाके घूमिएगा इसको आप लोग, जितना बिहार भी। में। हाँ, जाके उसको देखिएगा मैप पे। डेल्टा जो है जमा करने से बनते हैं कि काटने से बनते हैं? जमा करने से। डेल्टा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ पे डिपॉजिट। बनती है? नदी के मुहाने पर, बिल्कुल सही है। मुहाने पहला गलत है, दूसरा सही है। फिर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ सी वेव्स? इरोजन करने से ही सी, देखो होता क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया था कि एकदम खड़ा जो चट्टान होती है वो सी क्लिफ होती है, लेकिन क्या चट्टान को खड़ा सीधा बनाता कौन है? काट काट के एकदम सीधा कौन करता है? वेव्स। पहले चट्टाने नदी ऐसे है, मान लो उसको काट दिया, ये पोर्शन हट गया, तो चट्टान सीधी खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो सी क्लिफ कैसे बना? इरोजन से। सी आर्क तो आप लोगों को बताया था इरोजन से। बीच बताया था डिपॉजिट से बनता है। स्पिट जो है बताया था, स्पिट एक पतली सी चीज है, वो डिपॉजिट से बनती है। और वहां पे बालू जमा हो जाता है ना ऐसे ऐसे धाराओं के द्वारा, तो बन जाती है स्पिट। और स्टैक जो है वो एकदम खड़ा हुआ था, ऐसे था, ये क्या है? इरोजनल है। तो 1, इरोजनल। 2 and 5 ये सही। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म? तो मोरैन को छोड़ के सबके सब इरोजनल है। मोरैन जमा किया जाता है, सर्ग भी इरोजनल, एडिटी भी, हॉर्न भी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है? लोएस जो है मुख्यतः विंड से बनते हैं, लेकिन लोएस जानिए आपको कि वो ग्लेशियर से भी बनते हैं। और लार्ज डिपॉजिट जो लोएस है वो चाइना में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बताए भी थे। लोएस बताओ कौन से दाने से बनते हैं? बड़े वाले दाने होते हैं बालू के कि छोटे वाले होते हैं? छोटे छोटे वाले महीन छोटे दाने। वाले। महीन दाने दूर दूर तक फैल जाते हैं और बन जाता है लोएस। सर लोएस ग्लेशियर से कैसे बनते हैं लोग? छोटे छोटे महीन दाने ग्लेशियर लेके घुमा दिया, इधर उधर जमा कर दिया, बाद में सूख गया ग्लेशियर, क्या हो गया? पानी बह गया, ग्लेशियर खत्म हो गया, तो क्या बनेगा वहां पे? बनेगा ही नहीं लोएस। यस सर यस सर। एनाबेना जो है एक फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है, जो सिम्बियोसिस भी, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी पाया जाता है। जो फर्न होते हैं ना उनके साथ पाया जाता है। तो एनाबेना जो है फ्री तो है, लेकिन वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप तो पहला गलत है। एनाबेना जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये सही है, दूसरा सही है। ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, आर्गन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कौन सी होगी? नियॉन। नियॉन। फिर नियॉन के बाद नियॉन के बाद सर हीलियम। हाँ, फिर क्रिप्टन, फिर हाइड्रोजन। तुगेला जलप्रपात जो है साउथ अफ्रीका में है। फॉसिल्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं, किसमें पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री। अब मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है और ये लाइमस्टोन से बनता है, सैंडस्टोन से नहीं। तो केवल जो है दूसरा सही है। ये अगर आपको 100 क्वेश्चन भी आपको याद है ना, तो मतलब अच्छे से समझ लिया, तो आपको कई एग्जाम में फायदा करेगा। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को प्राइमरी रॉक नहीं कहा जाता। किसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है? इग्नियस को। इग्नियस को। इंट्रियस इग्नियस रॉक जो होती है वो अर्थ के अंदर ही गर्म जमा होने से बनती है। बिल्कुल सही है। यस सर। ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। यस बिल्कुल सर। सही बात है, यस सर। ठीक है। अब देखिए ये सब इतनी बार आ जाएगा, टेस्ट कर देने से बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए सेल किस में बदलता है? स्लेट प्लेट में। में।
बसाल्ट, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। बसाल्ट, एम्फीबोलाइट। हाँ, एम्फीबोलाइट निकलता है। ग्रेनाइट जो है वो नीस में तब्दील होता है, सैंड स्टोर क्वार्ट्जाइट में। ये दो चीज मैंने बताई थी, ये दो चीज आप लोग और जान लीजिए। बसाल्ट और जो है एम्फीबोलाइट में है, और ग्रेनाइट किसमें, नीस में बदलता है। ठीक है। अमेजन रिवर बेसिन में अर्जेंटीना को छोड़ के बाकी सब, अर्जेंटीना नीचे है ना, तो पेरू, बोलिविया और कोलंबिया तीनों ही हैं। ब्रोमीलियार्ड केवल अमेजन रेन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है, ये बाकी के रेन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है। ब्रोमीलियार्ड्स एक स्पेशल प्लांट है जिसमें कि पानी स्टोर रहता है। सही बात है। जो मेढक बच्चे देते हैं। टुकान और मैका पक्षी जो है वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों के मूल निवासी नहीं है, ये सब साउथ अमेरिका के ही मूल निवासी हैं। और टुकान और मैका जो है वो लंबी लंबी तेज तेज आवाजें करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको आईएएस में देखने को मिल सकता है, आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए इन लोग के बारे में। अगर एनसीईआरटी ने कुछ दिया है तो आप भी जानकारी बढ़ाइए, बिल्कुल आप आगे बढ़ के रहिए। और उसको ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपके अंदर एक खुद की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हमें और चीजें पता चले और हम और चीजें जाने। दुनिया को जितना जानो उतना अच्छा है ना। मलोका जो है एक लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस है जिसकी जो छतें होती हैं तिरछी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। यस सर। यहाँ पर मैनियोक स्टेपल फूड पाया जाता है, खाते हैं लोग अमेजन बेसिन में, बिल्कुल Yes, सही sir. है, गलत कोई भी नहीं है। तापिर, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, स्लॉथ, पिराना सभी के सब पाए जाते हैं यहाँ पर अमेजन बेसिन में। और जो लोग होते हैं कोल्ड डिजर्ट के में, लोग क्या परमानेंट रह पाएंगे? नो सर। नो सर, माइग्रेट कर। ट्रांस ह्यूमंस जो होता है वो एक टेम्पोररी मूवमेंट होता है, परमानेंट मूवमेंट नहीं होता, तो दोनों ही गलत है। ठीक है। ऑक्सबो लेक, फिर वही क्वेश्चन दोबारा आ गए। तो हिली एरिया में नहीं, मैदानी इलाके में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो मुख्य फसल है वो क्या है? धान है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में कैसे इलाका है? पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई इलाकों में कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। अभी तो जंगलों में जो आग लगी है उत्तराखंड में, कौन से पेड़ में लगती है? पाइन के। ठीक है। पाइन, देवदार, फर, ये सब वहां पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में। और जो थिक बैम्बू का किसमें पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में कि गंगा के मैदान में? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और दूसरा गलत है, पहला सही है। जो हमारी डॉल्फिन नदी है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, वो इंडेंजर्ड है, Endangered है। तो ये गलत हो गया। बाकी उसको सूसू कहते हैं, ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, दोनों ही सही है। पेपर इतना तो मतलब जो है थोड़ा अगर सही से करोगे तो इन सब पेपर से आपको फायदा होता है। थिक मड वॉल्ड हाउस कहाँ पाया जाता है? गर्म वाले में कि बारिश वाले इलाकों में? गरम। गर्म वाले में। गर्म वाले इलाकों में छत पर जो है भूसा वूसा भर देते हैं और दीवार जो है मोटी मिट्टी की होती है। और जहाँ रेनी सीजन होता है वहां पर सिल्ट वाले घर होते हैं। ठीक है। और आपका जो है नेक्स्ट लुआ लांगला ये मैंने बाद में जब नोट्स भेजा था तो आप लोगों को भेज दिया था, उसमें देखा था आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो जो लुआ लांगला जो तुम्हारा है, लुआ क्या नाम है इसका, लुंग लाचा ला दर्रा, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। हाँ, ये लद्दाख में है। ठीक है, तो ये वहां नहीं है। और ये लेह मनाली राजमार्ग जो है इस दर्रे से होकर गुजरता है, बिल्कुल। नेशनल हाईवे 1A जो है कश्मीर वैली को जोड़ता है, लेह और कश्मीर वैली को, लेकिन जोजिला पास से, बुर्जिल पास से नहीं। और हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख में है, बिल्कुल सही है। ठीक है। लद्दाख जो है वो एक तरफ काराकोरम रेंज उसके उत्तर में है, दक्षिण में जास्कर रेंज है, बिल्कुल सही है। गंगरी ग्लेशियर यहाँ पर मौजूद है लद्दाख में। गंगरी ग्लेशियर पे देखिए, जाके घूमिए वहां पर। तिफा लेट जो है, तफीला लेट ओएसिस कहाँ पर है? मोरक्को में है। और मोरक्को। सहारा मरुस्थल जो है वो नाइजर में फैला है, नाइजीरिया में नहीं फैला, तो दोनों ही गलत हो गए।
बेदुइन जो ट्राइब है वो सहारा में भी पाई जाती है और अरब को मेनली ज्यादातर ये सऊदी अरब में पाए जाते हैं। इस बेदुइन सहारा और सऊदी अरब दोनों में पाए जाते हैं। तुआरेग जो लोग हैं वो ज्यादातर सहारा में पाए जाते हैं। ठीक है, जनजातियों के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, इसलिए इसको प्लीज ध्यान दीजिएगा और ये सब आपको एसएससी में भी देखने को मिलेगा। इजिप्ट डज नॉट हैव ऑयल रिजर्व। इजिप्ट के पास ऑयल रिजर्व नहीं है कि है? है है। है सर, है। और इजिप्ट का जो कॉटन है बहुत ही प्रसिद्ध है। इजिप्ट में कॉटन हाँ। फिर आता है कौन यहाँ पर जो एंडीज पर्वत है वो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में? साउथ अमेरिका। साउथ साउथ में। अमेरिका। साउथ में, साउथ। लोग तेजी में गलती मारे होंगे कुछ लोग। एंडीज जो माउंटेन है यहाँ पर लामा है, ठीक है, लेकिन ये साउथ अमेरिका में है। याक का जो मिल्क है वो चीज और बटर देता है, बिल्कुल देता है। अभी याक का जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भी इसको कुछ मिला है, कुछ चीजें इसकी फेमस है। इंडिया में महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, बिल्कुल सही है, रोड का। यस है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ काटते हैं? झांसी में। झांसी में। झांसी में। नहीं, झांसी में काटते हैं। गुड। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है लॉन्गेस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत वो कर दिया था, चेंज कर दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न रशिया में है और व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न रशिया में, यही चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है और मॉस्को इसके रूट पर है, बिल्कुल सही है। सेंट पीटर्सबर्ग इधर इसीलिए सर हमारा गलत हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दे के फोकस करके पढ़ो, इसीलिए तो टेस्ट होता है, ट्रेनिंग है ये सब। यहाँ पर आपका नंबर ऊपर नीचे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितनी ईमानदारी से टेस्ट देते हो, पहला इंपॉर्टेंट ये होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना आप फोकस करके सीख रहे हो, यहाँ पर ट्रेन कितना हो रहे हो, अपने डर पर कितना काबू पा रहे हो, ये सब चीजें होती है। ट्रांस साइबन रेलवे नेटवर्क पे सारी शहर है और आप लोगों को बहुत अच्छा ये सब मौका मिलता है, कभी जीवन में दोबारा मिलता नहीं है कि आप जाइए देखिए कहाँ पर कौन कौन से ये एंगल्स कहाँ है, चिता कहाँ है, टूमेन कहाँ है, इन सबको बोझा नहीं माना जाता है, इन सबको जाके घूमा जाता है। घूमोगे अपने आप याद आ जाएगा। अच्छा, और हम रेलवे पे घूम रहे हैं, अभी एक स्टेशन आया अंगारस्क, फिर चीता आएगा, फिर टोमेन आएगा, फिर कजान आएगा, तो ये सब देखिए। रूरल सेटलमेंट हमेशा कॉम्पैक्ट नहीं होते, स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, और जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है एक्सट्रीम रीजन में मिलते हैं। नहीं, जब एक्सट्रीम रीजन होगा तो दूर दूर लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो पहला इनकरेक्ट है। पहला पैसेंजर ट्रेन जो है 1856 में नहीं 1853 में चली थी। ठीक है, मुंबई के बोरी बंदर और थाने के बीच में कब चली थी? ये क्या दिखाता है? 1853। यहाँ तक 1853। हाँ, यहाँ तक आप देखे, यहाँ तक देखे और आपने मार दिया, मतलब आप पूरा कोई चीज नहीं देख रहे। इसको क्या कहते हैं? हड़बड़ी। ठीक है, और हमेशा हड़बड़ी में क्या होता है? नुकसान। इसीलिए कोई भी चीज पूरा पढ़ा करो। इसमें तीनों उसके जो 3 इंजन थे, साहिब, सुल्तान और सिंध, बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉस एंजल्स एक यूएसए का पोर्ट है, अटलांटिक ओशियन में नहीं है। लॉस एंजल्स किधर है? पैसिफिक ओशियन में है। थोड़ा सा लॉस एंजल्स देख लेते हैं। यहाँ पर लॉस एंजल्स है, इधर सही, और इधर ये तुम्हारा लॉस एंजल्स दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन उधर है, तो यहाँ पर है लॉस एंजल्स, ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, आप लोग भी घूमिए गूगल मैप पे, गूगल अर्थ पर, और इस तरह देखिए, बड़ा मजेदार है। फिर आता है ब्राजील एक बंदरगाह है का बंदरगाह रियो डी जेनेरियो, वो अटलांटिक महासागर में। हाँ, इधर अटलांटिक महासागर, इधर ब्राजील है, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। इन कंट्रीज को रेलवे नेटवर्क के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है? यूएसए का, फिर रशिया एंड चाइना, रशिया, फिर भारत। इंडिया। फिर आता है बड़ा लाचला पर्वत दर्रा, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। अल अजीजिया कहाँ पर है? लीबिया में। और जो है आप देखेंगे कि पहचानिए तो कहाँ पर हवा बहुत पतली होती है, 10 सेंटीमीटर ही केवल बारिश होती है, और ये एरिया में बहुत ज्यादा ठंडी विंड होती है, और इसका जो वो होता है, बहुत सूर्य का प्रकाश बहुत तीखा होता है। तो कौन सा जगह है? लद्दाख। लद्दाख।
तो ये पहचानने को आपको आता है ये सब चीजें। इसमें से कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो मैंने डाले थे। लद्दाख रेंज जो है वो श्योक और इंडस रिवर के बीच में है। तो देखो यहाँ पर ऐसे श्योक रिवर है, ऐसे इंडस रिवर है, बीच में लद्दाख रेंज है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, बिल्कुल सही है। फिर आता पिराना क्या है, एक मछली है। जिद्दा पोर्ट सऊदी अरेबिया में है लेकिन अरेबियन सी में ना होकर ये कहाँ पर है जिद्दा पोर्ट, ये रेड सी में है, ठीक है। तो ये देखिए जिद्दा पोर्ट और रेड सी में है आपका, यहाँ पर आपको दिख रहा है होगा जिद्दा पोर्ट, ये है आपका जिद्दा पोर्ट और ये है रेड सी। अगर बड़ा करोगे तो यहाँ पर आपका रेड सी है और ये जिद्दा पोर्ट है। अब आपको एक और पोर्ट दिखाते हैं डार्विन, उससे हम आपको 2-3 सागर भी याद कराते हैं, देखते जाइए। तो ये है डार्विन, यहाँ पर है डार्विन, ये जो आपका दिख रहा है ये पोजीशन है डार्विन की, ठीक है। ये एक आइलैंड है तिमोर आइलैंड, इसका जो दो देशों में बचा हुआ, इधर इंडोनेशिया, इधर तिमोर लेसे नाम का एक देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक। और यहाँ पर तिमोर सागर है, यहाँ पर अराफुरा सागर है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे बिस्मार्क सागर है और यहाँ पर कोरल सागर है, ठीक। और ये तुम्हारा नॉर्दर्न, ये है तुम्हारा डार्विन वाला पॉइंट है, ठीक। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर कौन है। आप घूमिए, आंख बंद करके देखिए कि आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका डार्विन, ये तुमको बताया। इसकी राजधानी देखो तिमोर लेसे है, इसकी राजधानी दिल्ली, दिल्ली, ये देखो कैपिटल दिखाएगा इसका, ये दिल्ली, ठीक। ये तिमोर लेसे एक वो है, उसकी राजधानी दिल्ली। ये आज से कैपिटल भी याद हो गया। ऐसे धीमे धीमे करके याद करते जाओगे, धीमे धीमे तेज हो जाओगे। डार्विन ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह, बिल्कुल। अब देखिए वॉलरस कहाँ पाया जाता है, एक पोलर एनिमल है। पोलर पोलर केदार जो है वो कैसा है, पेड़ है वो, कहाँ पर, सॉफ्टवुड ट्री है। ऑलिव कहाँ पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट है। एलिफेंट रसीला। पाया जाता है ट्रॉपिकल में, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। कैंपोस क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और डाउन्स क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन आपका उसमें था एनसीईआरटी में पीछे, ठीक है, आप देखोगे तो मिलेगा। थॉर्नी बुशेस जो होती हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में, हमने आपको क्या बताया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है उसकी में जनरली जो पश्चिमी इलाका होता है वहां क्या पाया जाता है, रेगिस्तान, क्योंकि ठंडी हवा वो करंट बहती है तो वहीं पर तो झाड़ी पाई जाएगी, ठीक है। और जो टेम्परेट ग्रास लैंड होते हैं वो बीचों बीच पाए जाते हैं, ईस्टर्न में थोड़ी पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट के बीच में जनरली पाए जाते हैं, ईस्टर्न में वेस्टर्न में नहीं पाए जाते। ईस्ट वेस्ट में तुम्हारा कुछ ना कुछ वेजिटेशन पाया जाता है। जनरली आपको ग्रास लैंड वहां मिलेगा बीचों बीच, हमेशा महाद्वीप के बीच में देखने को मिलेगा। बट जो तुम्हारी फीजेंट है, मोनल है, वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। फीजेंट और मोनल दिखाए थे आप लोगों को, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती थी ये। और ये एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है। सवाना ग्रासलैंड जो है उसकी ग्रास जो है 3 से 4 मीटर हाइट होती है, सही बात है। यहाँ एलिफेंट भी पाया जाता है, ये भी सही बात है, दोनों सही है। ये क्वेश्चन तो हम कराए ही थे, आईएएस का क्वेश्चन था कि रिवर और लेक्स में जो पानी है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा है, गलत है। नो सर। और जो पोलर पानी है वो ग्लेशियर से ज्यादा है, ये सही है, ठीक है। पोलर आइस में जो पानी है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा है, ये सही है। तो दूसरा सही है, पहला गलत। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर राइज करता है हाइट के साथ, बिल्कुल सही है। यस सर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड नहीं होते, ये भी सही है। यस सर। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर। और इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है, तो ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर। ये क्वेश्चन मेरा जो है मैंने गलत टाइप हो गया था, मतलब इसका ऑप्शन, तो कुछ लोगों का नंबर शुरू में जिन्होंने दिया था उनका घट गया था, बाद में इसको मैंने सही किया। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री 60 जो साउथ लैटिट्यूड है यहाँ बहती है क्या वेस्टर्लीज, कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में बहती है। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में बहती है ना, साउथ में थोड़ी बहती है, साउथ तो यहाँ है नीचे। तो वेस्टर्लीज किधर बहेगी, 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ नॉर्थ के बीच में, और 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है।
रहेगी कि नहीं? तो Yes, sir. 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और नीचे 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में नहीं बहेगी, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। और वेस्टर्लीज कहाँ बहती है? अभी आपको दिखाया मैंने, टेम्परेट रीजन में बहती है ना वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज टेम्परेट रीजन में बहती है, तो वहां पे बहने वाली विंड है वेस्टर्लीज। फिर आता है वाइब्रेशन। जो क्रस्ट का मूवमेंट स्टार्ट होता है फोकस से, जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस बोलते हैं। फोकस बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। जहां पहुंचता है वो एपिसेंटर है, ठीक। पी वेव लॉन्गिट्यूड होती है, बिल्कुल सही है। पी वेव कैसे बहती यस है? सर। चलती है ऐसे ऐसे, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और एस वेव कैसे बहती है? ऐसे ऐसे, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है आपका नेक्स्ट? कौन सी क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। पी वेव जो होगी पहले होगी, रिकॉर्ड होगी एस वेव में, और पी वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडाइनल बहती है। दूसरा सही, दोनों इसमें सही है। पी वेव पहले पहुंचेगी ना सिस्मोग्राफ पे, तेज सबसे तेज चलती है, तो सिस्मोग्राफ पे कौन पहले पहुंचेगा? पी वेव। और जो पी वेव होगी वो ऐसे ऐसे चलेगी और एस वेव ऐसे ऐसे चलेगी। एस नाम ही एस है, तो ये एस लग नहीं रहा है तुम लोगों को? हाँ? Yes, sir. तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एस वेव एस ही बनाएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर लीफ लिटर पाया जाता है। यहाँ पर देखो कहाँ पर सबसे तेज डिकम्पोजिशन होता है? जहाँ Evergreen गर्मी होगी forest में। पानी होगा, है ना। तो यहाँ Yes, पर yes. जो है बहुत तेजी से डिकम्पोजन होता है। सॉइल सरफेस जो होता है ऑलमोस्ट बेयर होता है, क्योंकि पत्ती जब रहेगी ही नहीं, पत्ती डिकम्पोज जाएगी, तो ये सॉइल सरफेस कैसा रहेगा? बेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? और जो ट्रीज होगा और वेजिटेशन होगा वो बहुत ऊपर ऊपर तक पहुंच जाते हैं, और इसके पेड़ के ऊपर पेड़ उगते हैं, एपिफाइट्स उगते हैं। तो ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसकी पहचान बता रहा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तुम देखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो पत्तियों का विघटन बहुत तेज होता है, और वहां पेड़ के ऊपर पेड़ भी उगते हैं, जिसको कहते हैं एपिफाइट। ये भी कराए थे क्वेश्चन। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। मिजोरम। हवाओं का मौसम के साथ लौटना यही इंडिया में होता है ना, जलवायु मानसून में। मौसम जो है, मौसम के साथ आती है हवाएं मानसूनी और चली जाती हैं। मानसून को सीजनल विंड कहते हैं। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जहां वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है। ये भी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी के किस भाग में पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% और द्रव्यमान का 67%? तो मेंटल में होता है। और जो तुम्हारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, किसको किसको जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से। अब इनमें से कौन सी गैस है जो हमें हानिकारक किरणों से बचाती है? सो सिंपल, ओजोन। ओजोन। अब इसमें मिलाइए कितने कितने युग्म सुमेलित हैं इसमें? तो गुटेनबर्ग किसको किसको करती है बताइए? सबसे पहले कौन सी होती है? आउटर सबसे Outer- पहले लेमैन। सबसे पहले लेमन। लेमन। लेमन करती है। गुटेनबर्ग किसको करती है? कोर और मेंटल को। रेपिटी किसको करती है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। और मोहो करती है क्रस्ट और मेंटल को। तो कॉनराड दिया है, तो केवल एक ही सुमेलित है, ठीक है। केवल एक ही सुमेलित है इसमें, ओनली वन। फिर आता है कोई सी ब्रीज जो होती है वो सी से लैंड की तरफ चलती है, नाम ही है सी ब्रीज, तो सी से ही तो आएगी, ठीक है। सी से आने वाली है। और सी ब्रीज रात में चलती नहीं है, दिन में चलती है, बताया था ना। दिन में चलती है। दिन में चलती है। ये भी इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि बहुत आपका जो है 50 60 70 नंबर 77 नंबर तक ला सकते थे, 60 70, लेकिन ठीक है कोई नहीं, पढ़ते रहोगे तो आएगा। कांडला का नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांडला का नाम दीनदयाल है। कोलकाता का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। और एनोर का नाम कामराजर पोर्ट है। तो केवल एक ही करेक्ट मैच है, ठीक है। तो देखिए इन सब जगहों पर आपको फायदा तभी होगा जब आप खुद से जाके घूमोगे, अपने दिमाग को लगाओगे,
हमारे बताने से आपको कैसे सब कुछ आएगा, ठीक है। तो अपना जाइए, एक एक जगह को घूमिए, एंजॉय करिए, देखिए। पढ़ाई बोझ बन के नहीं कर पाओगे, बोझ बनाओगे पढ़ाई आपको आपसे दूर होती जाएगी। पढ़ाई को एंजॉय करोगे, मजा आएगा, घूमोगे इधर उधर। अभी देखो हम लोग कहाँ गए थे, ग्रेट बियर लेक, वहां पर क्या देखा था, पोर्ट रेडियम। फिर हम लोग अथावास्का लेक गए थे, वहां मिला हमको यूरेनियम सिटी। सब मजेदार चीज नहीं है, बिल्कुल मजेदार चीज है। तो उसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं 8th की एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। प्रणाम सर।